नमस्कार साथियों, आज आपके बीच एक नए वीडियो के साथ उपस्थित है। आज हम लोग 15 मार्च 2026 इंडियन एक्सप्रेस में जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, इंडियन फ्लैग्ड एलपीजी टैंकर क्रॉस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इफोर्ट्स ऑन 22 मोर शिप्स। देखिए इसमें है क्या कि जो दो इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स है वह जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस किया है आज। ठीक है, तो आने वाला एक दो दिन में वो इंडिया पहुंचेगा और उसी प्रकार का प्रयास जो है 22 और अधिक शिप्स के लिए जो है कोशिश किया जा रहा है। आपको पता है कि सबसे पहले आप समझिए फ्लैग, इंडियन फ्लैग का मतलब क्या होता है। जो शिप्स होते हैं ना उनका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ठीक है, तो अलग अलग नेशंस हैं जहां पर कि इनका रजिस्ट्रेशन है, तो उसमें से जैसे इंडिया है, ज्यादातर शिप आपको देखने को मिलेगा मार्शल आइलैंड का देखने को मिलेगा। ठीक है, लाइबेरिया का देखने को मिलेगा, पनामा का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मतलब ये आप कह सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा जो आप कंप्लायंस होता है वो थोड़ा इजी में हो जाता है। इसके कारण इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट इंडिया। ठीक है, तो बाकी छोटे छोटे कंट्री रहे तो ये इंडिया फ्लैग ही सिर्फ इंडिया आती है ऐसा नहीं है। ये जस्ट आप समझने के लिए है आपको, या संजोग से ऐसा है कि ये इंडिया फ्लैग ही है। विदेशी कंपनी भी तेल लेके इंडिया आती है, वो तो चार्टर पर डिपेंड करता है कि जो यहाँ तेल मंगाया जा रहा है वो कहाँ की शिप है। ठीक है, तो संजोग से ये दो इंडियन फ्लैग एलपीजी टैंकर है जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है क्रॉस कराया गया है और उसी तरीके का प्रयास जो है 22 जो है और अधिक शिप पर जो है किया जा रहा है। तो खैर जैसा कि हम लोगों का है कि हम लोग जो है इसको कंसेप्चुअली जो है समझते हैं। देखिए होता क्या है कि ईरान क्या किया है कि आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर जो है जब से स्ट्राइक हुआ यूएस ईरान का, तब से आप कह सकते हैं कि वहां पर एक्टिविटी बढ़ा हुआ है। ब्लॉक, कभी खबर आती है कि ब्लॉक है, कभी आता है कि कुछ शिप्स पार कर रहा है, कभी न्यूज आता है कि चाइनीज शिप पार कर रहे हैं, कभी शिप आएगा कि तो आप कह सकते हैं मल्टीपल, यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है आपका एक क्रिटिकल पॉइंट्स जो है जब से यूएसए और इजराइल के द्वारा जो है मिलिट्री स्ट्राइक हुआ है तब से ये आपका ये बना हुआ है। उसी में जो आपका सुप्रीम लीडर का कह सकते हैं मृत्यु भी हुई और जो नए सुप्रीम लीडर है उनका नाम है मुस्तफा खौमेनी, जो उनके बेटे हैं, वह भी जो है उस तरीके का स्टेटमेंट दिए हैं कि वह जो है जब तक कंडीशन मेट नहीं हो सकता है वो उसको क्लोज रखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा स्टेटमेंट भी यद्यपि आया है कि यूएस और उसके एलाई जो है उनको अलाउ नहीं रहेगा, बाकी जो शिप्स कंट्री है उनका अगर शिप्स है तो उसको ओपन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये अभी तक का डेवलपमेंट है। तो खैर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों का समझना कि हम लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्या, क्योंकि हम लोग क्या है कि इंडिया जो है 85% या उससे अधिक जो है क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। यानी समझ के चलिए क्रूड ऑयल के बिना आप न गाड़ी चल सकता है, ना जितने आपका फैक्ट्री है, अब सब कुछ तो उसी पर डिपेंड करता है, जितना भी व्हीकल्स है, ट्रांसपोर्टेशन पूरा। तो ये आप कह सकते हैं कि कितना वल्नरेबल हो जाता है अगर वहां पर सर्टेन कोई चीज होता है। तो उसी प्रकार से एलपीजी में भी लगभग 60% जो है इंपोर्ट करता है और ये सारा उसमें से जितना इंपोर्ट करता है उसका 50 to 60% जो है आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो दो शिप्स आए। ऐसा जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का भी कहना है कि जो है इस तरीके का अब संख्या जो शिप्स का है आने का इंडिया वो बढ़ जाएगा और किसी प्रकार से आप कह सकते हैं पैनिक की स्थिति नहीं है। ठीक है, तो ये बात जो है क्या, अब आप ये समझिए कि ये स्थिति होता कैसे है। तो यहाँ एक इंडिया, आपको पता है कि इंडिया का एक डॉक्ट्रिन है सागर डॉक्ट्रिन। उसमें क्या है, सागर डॉक्ट्रिन में सर्टेन आपका जो कह सकते हैं जो फीचर्स है उसमें तो एक होता है कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन इंडियन ओशन। ठीक है, तो वो इंडिया कर सकता है। दूसरा क्या है कि वो अपना जो शिप्स है, जो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है, उसको जो है प्रोटेक्ट करना है, उसको डिफेंड करना। इसके तहत इंडिया क्या दूसरे जगह पर्शियन गल्फ में जो है जा सकता है। ऑफ कोर्स जो आपका इंटरनेशनल वाटर है वहां पर इंडियन नेवी जो है स्पोर्ट कर सकती है। ठीक है, इंटरनेशनल वाटर किसको बोलते हैं, यानी अगर कोई कोस्ट है तो उसके 12 माइल तक जो है आपका टेरिटोरियल वाटर होता है। ठीक है, उसके बाद जो है 20 माइल तक फिर आपका कंटिन्यूअस जोन होता है, फिर 200 माइल तक जो है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। तो इंटरनेशनल जो वाटर्स होता है वहां पर जो है
कोई भी जो है नेवी उसको एस्कॉर्ट कर सकता है। अब सपोज करके देखिए कि एक शिप है, तो उसको क्या एस्कॉर्ट करने के लिए पूरा नेवी उसके साथ ही चलेगा? तो नहीं, प्रैक्टिकली उससे नहीं होता। प्रैक्टिकली क्या होता है, 10 से 15 जो है शिप्स जो है एक लाइन में अरेंज होते हैं, जिसको कि कॉन्वॉय बोलते हैं। ठीक है, कॉन्वॉय लगता है, यानी 15 शिप हो गए, 10 शिप हो गए, डिपेंडिंग अपन क्या निर्धारण है। अब उसके आगे और पीछे जो है आपका जो है नेवी का शिप्स लग जाएगा, और ये सारे वेसल्स को एस्कॉर्ट करके ले जाया जाता है। तो ये चीजें आपका रहता है। ठीक है, जब कभी भी कोई नेवी जो है एस्कॉर्ट करता है तो उसमें करता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये इंडिया का सागर डॉक्ट्रिन के तहत का है, और 2019 से ही ऑपरेशन संकल्प के तहत गल्फ में जो है आपका इंडिया इस तरीके का स्टेप्स जो है लेते रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक दूसरा भी एक इशू जो है, जो न्यूज में बताया गया है, वह यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 51। ठीक है, ये एक यूएन चार्टर है एक्चुअली में। यहाँ पर क्या है कि राइट टू इंडिविजुअल और कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस का जो है बात किया गया है। ठीक है, यानी कि सेल्फ डिफेंस जो है या तो कलेक्टिव हो सकता है, यानी दो या दो से अधिक कंट्री डिफेंस कर सकते हैं, या फिर जो है इंडिविजुअल जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो अगर इंडिया अगर चाहता है तो अपने वेसल्स को जो है इजीली एस्कॉर्ट कर सकता है, यानी नेवी के द्वारा लाया जा सकता है। ठीक है, अब उसकी कुछ कॉम्प्लिकेशन पर समझते हैं इसी टॉपिक का। अगर होगा क्या कि जैसे ही आप कह सकते हैं कि अगर नेवी अगर सफल रहता है इस प्रोसेस में, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा शिप आएगा, तो जो प्रेशर बना हुआ एलपीजी पर, वो आपका जो है एलपीजी पर प्रेशर जो है कम हो जाएगा। जो ब्लैक मार्केटिंग का चांस है वो सारे खत्म हो जाएगा, और जो कॉमर्शियल जो आपका से लेने आप कह सकते हैं गैस है, उसमें जो कैप किया गया है वो पुनः रिस्टोर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो अन्य जो डिपेंडेंट फैक्ट्रीज हैं जहां पर कि एलपीजी गैस का यूज हो रहा, जहां की कह सकते हैं कि नॉर्मल जो समय है उसमें एलपीजी गैस में डिडक्शन किया गया है, कम किया गया, तो वो रीस्टोर कर सकते हैं। जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर है, सेरामिक सेक्टर है, तो इस तरीके का भी जो सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर्स है, तो ये सारे चीज जो है आपका आप कह सकते हैं कि रीस्टोर हो सकता है। तो ये बात जो है आपका कहा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है ईरान स्ट्राइक्स यूएई फ्यूजेरा फोर्ट। ठीक है, अब ईरान क्या किया है कि यूएई का एक पोर्ट है फ्यूजेरा पोर्ट। ठीक है, ये क्या है ना कि आपका गल्फ जो आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उससे ये बाहर ही ये पोर्ट है। तो इसके कारण ये लग रहा था ईरान को कि इसका यूज करके जो बाकी जो नेशन है ये इसी पोर्ट का यूज करते हुए आपका अधिक से अधिक जो है तेल जो है उसका एक्सपोर्ट कर देंगे। तो उसके कारण जो पूरा प्रभाव है चोक करने का उसका उतना हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर ही इसका लोकेशन है। तो इसको देखते हुए क्या हुआ कि अभी ईरान ने जो है आपका स्ट्राइक कर दिया है, ईरान जो है अपना मिसाइल लॉन्च कर दिया आपका। तो यानी इसका मेन जो है इसका फीचर यही था कि स्टेट ऑफ जो हॉर्मुज है, ठीक है, उससे ये बाहर है और ये गल्फ ऑफ ओमान के तट पर है। ठीक है, तो अब ये चीजें इसलिए इसका पर्पस वही था कि किसी जो अब मान के चलिए कि यहाँ जो पोर्ट होगा, सपोज कि इसका लोकेशन आप लोग को ध्यान होगा ही, इस तरीके से मान लिए पर्शियन गल्फ से जो आपका चोक करता है यहाँ पर, मान लिया इसको चलिए, तो यहाँ पर ही ये बाहर में ही जो गल्फ ऑफ ओमान का जो है यहाँ पर ही आपको फ्यूजेरा पोर्ट मिल जाएगा। यानी इसको चोक करने से भी फायदा नहीं होगा, जो तेल पोर्ट होगा यहाँ लोड करेगा शिप, बाहर चलाएगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जाने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें जो है आपका रहेगा। तो ये इसको अधिक एज आप कह सकते हैं टैक्टिस अभी, क्योंकि ईरान को पता है कि पूरा जो ग्लोबल एनर्जी को चोक कर किया जा सकता है, एक जितना है 20% पूरे वर्ल्ड का जो है डेली जितना ट्रेड है उसका यहाँ से क्रॉस करता है, तो कितना बड़ा इंपैक्ट होगा। तो अगर यहाँ अगर कोई लूप होल्स रह जाएगा, बाहर का पोर्ट से अगर एक्सपोर्ट होते रहेगा तो प्रभाव कम होगा। इसलिए ईरान जो है अभी यहाँ पर ही जो है हमला कर दिया। ठीक है, तो ये जो है चीजें कहा गया। अब क्या हुआ कि इसी बीच में ये अमेरिका भी खर्ग आइलैंड पे हमला किया। खर्ग आइलैंड जो है आपका ईरान का है, जहां की उसका जो 90% जो तेल का एक्सपोर्ट होता है वो आपका खर्ग आइलैंड से ही होता है। ठीक है, तो ये कहा जाता है जिस प्रकार जो है आपका
फ्यूजेरा इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से खर्ग इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि अमेरिका का भी जो स्ट्राइक करने का कारण क्या था कि जो रिवेन्यू यहाँ से आता है 90% ऑयल का जितना इंपोर्ट है वो यहाँ से, एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ से होता है खार्ग आइलैंड से। तो अमेरिका को है कि इसको, ईरान को कम से कम पैसा जो है ताकि वो वीक हो इकोनॉमिकली और जल्द से जल्द जो है वार कंप्लीट हो, या कह सकते हैं सरेंडर करे, इस तरीके का बात जो है हो सकता है कि मन में जो अमेरिका का प्लान रहा होगा उसके अनुसार से रहा होगा, ठीक है। तो पूर्व में भी जो है ईरान इराक का वार हुआ था तब भी जो है खार्ग जो है आपका आइलैंड है उस पर हमला किया गया था, ठीक है। तो ये चीज, अब इसमें एक और चीज है, वो है एक मेजर जो चीज है वो है डिसैलिनिटेशन। अब देखिए आपको पता है कि सऊदी का क्षेत्र हो या पर्शियन गल्फ का क्षेत्र हो, स्पेशली जैसे कतर है, यूएई है, कुवैत है, बहरीन है, यहाँ पर क्या है ना कि जो फ्रेश वाटर का जो पानी के लिए जो डिपेंडेंसी है ना वो है डिसैलिनेशन से, यानी समुद्र का जो पानी है ना उसी को फिल्टर करके उसके लिए मशीन लगा हुआ है, वहां से फिर जो है आपका जाता है। एक्चुअली में ये क्या है कि ये आपका जो प्लांट चलता है, बड़ा वाला प्लांट जो चलता है वो एनर्जी सेंसिटिव है, यानी इसको चलाने के लिए जो है लगातार रूप से गैस या इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई चाहिए। तो ऐसे समय में जब हमला स्ट्राइक हो रहा है ईरान का, ऐसे जो इंस्टॉलमेंट है उन पर भी, तो लगातार उनको जो है आपका रिफाइनरी पर भी अगर हमला होता है तो वहां से मतलब गैस सप्लाई अगर कम होता है या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम होता है तो डिसैलिनेशन का जो प्लांट है वो नहीं चल पाएगा। उसके कारण जो है आपका फ्रेश वाटर जो पानी का आप कह सकते हैं जो फ्लो है वो डिस्टर्ब होगा, यानी पानी का भी दिक्कत हो सकता है ऐसे में। ऐसा जो है इस आर्टिकल्स में डिस्क्राइब जो है किया गया है, ठीक है। इंडिया का इंटरेस्ट क्या है, इंडिया का जो भी डायस्पोरा है लगभग जो इसी वाटर सिस्टम पर, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं मोस्ट ऑफ जो गए हैं वो लोअर रैंक पर ही गए हैं, तो वो ये उस तरीके के पानी पर डिपेंडेंट रहेंगे। अगर यहाँ पर पानी का होता तो इंडिया के लिए कंसर्न रहेगा, क्योंकि जो इंडियन है मोस्टली वहां पर गरीब ही गए हैं, तो ये कंसर्न इंडिया के लिए एक जो है रहा है, ठीक है। अब अल्टरनेटिव रूट क्यों नहीं लिया जा सकता, हम लोग पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि लगभग जो है बहुत अधिक समय लग जाता है, अफ्रीका होकर आ गया तो जो है आपका 2 वीक से ज्यादा का समय लग जाएगा, ठीक है। तो अब लेकिन जो अमेरिका भी खार्ग आइलैंड पर हमला किया उसके कारण यह भी जो है स्कॉलर बताते हैं कि हो सकता है कि जो इस्केलेशन है उसके बढ़ने की भी संभावना, ठीक है। और यह भी संभावना रह सकती है कि हो सकता है कि हॉर्मुज पर जो ब्लॉकेड है वो और बढ़ जाए। लेकिन जब ये न्यूज आया तब उसके हम कुछ समय के बाद ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक जो है स्थिति थोड़ा ऐसे लग रही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है ओपन रहेगा, क्योंकि वहां से लगातार न्यूज मीडिया में आ रहा है कि सिवाय मतलब वेरियस शिप्स का कि वहां से ट्रांजिट हो गया है। तो आने वाले समय में इस पर ध्यान रखने का जरूरत है। बाकी कंसेप्ट वाइज जितनी चीजें हैं वो हम लोग चर्चा कर लिया। एक है सोनम वांगचुक फ्रीड सेंटर डिवोक्स एनएसए आफ्टर 6 ईयर। आप देखिए सोनम वांगचुक कौन थे, ये देखिए आपको पता है जो 3 इडियट के कारण इनका नाम बहुत हुआ था। तो ये क्या है ना, एक आप कह सकते हैं क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एक सेकमोल करके आप कह सकते हैं, एक है फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, उसके वो अब ये है फाउंडर है, ठीक है। अब इनको जो है एनएसए के तहत जो है अरेस्ट किया गया था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो अब क्या किए थे उसके बारे में पहले हम लोग जो है जानते हैं। इनको अभी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग था, उसके 2 दिन पूर्व जो है उनको रिलीज किया गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ये क्या है, ठीक है। तो देखिए ये जब पहले तो क्या था आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है एक स्टेट था, और वो जो है जब तक धारा 370 नहीं हटा था यह स्टेटहुड था। तो अपना लेजिस्लेटर था, यानी कि अपना जो है विधानसभा था कानून बनाने का। उसके बाद क्या हुआ कि लद्दाख को जो है आपका पार्ट बना दिया गया, आपका जो है आप कह सकते हैं यूटी बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये यूटी बन गया तो यहाँ पर किसी प्रकार का लेजिस्लेचर नहीं रहेगा, इसी का डिमांड वो कर रहे हैं, और लद्दाख के स्टेटहुड का वो डिमांड करते हैं कि इसको राज्य का दर्जा जो है दिया जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है अपना लेजिस्लेचर नहीं है, एक ऐसा यूटी है जिसका लेजिस्लेचर नहीं है, ठीक है। तो उसके कारण जो है यूटी जो है
अपना लोकल जो लॉ मेकिंग पावर है वो नहीं इसको मिल पाएगा। इसी का डिमांड जो है सोनम वांगचुक जो है कर रहे थे। एक मेजर डिमांड ये था। दूसरा डिमांड इनका था कि जो 6th शेड्यूल में जो ट्राइबल यहाँ के जो ट्राइबल है उनको जो है 6th शेड्यूल में डाला जाए, तो ये दूसरा था। तीसरा था कि जो वहां का लोकल लैंड है या इंडस्ट्री है उसको जो है प्रिजर्व किया जाए। इसके लिए सर्टेन रूल्स का जो है डिमांड किया जा रहा था। उसके लिए कुछ सर्टेन आंदोलन भी किए गए थे, जैसे दिल्ली चलो 2023 में किए थे, 2024 में भी जो है आपका एक पद यात्रा किए थे। तो इस तरीके 23 में एक्चुअली में फास्ट किए थे, 24 में पद यात्रा किए थे। लेकिन उसके बाद जो है कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंक्रीट जो है कमिटमेंट उस तरीके का नहीं दिया गया था। और 2025 में ही सितंबर में इनको जो है अरेस्ट कर लिया गया था एनएसए में। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कब लगता है और जो है किस तरीके से इस ये जो अन्य कानून से जो है अलग है। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 जो है ये इसके तहत ये पावर मिलता है कि आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कोई क्राइम नहीं भी किए हुए है तब भी जो है उसका डिटेन किया जा सकता है, वो भी कितने समय तक, 12 मंथ तक। ठीक है, और इसमें यहां तक पावर है एनएसए एक्ट वाले में कि अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि किस आधार पर इनको अरेस्ट किया गया यह बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि यह जो है पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाएगा तो वो नहीं भी बता सकते। ठीक है, अब जब इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा तो क्या होगा, एडवाइजरी बोर्ड के सामने जो है ले जाया जाता है, लेकिन वहां पर शर्त होता है कि वह जो है किसी प्रकार का वकील नहीं रखेंगे, वो अपना पक्ष जो है रखेंगे खुद से। अब एडवाइजरी बोर्ड में 3 जज होते हैं। ठीक है, अब इनको फैसला जो है आपका जो रिव्यू है वो 7 वीक्स के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन अब जो एडवाइजरी में जो रिकमेंडेशन देगा वो जरूरी नहीं है कि वो सरकार उसको मान ले, बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, ये सारा अगर आप पॉलिटिकल लेक्चर से देखिएगा तो आर्टिकल 22 के तहत का है। ठीक है, कि अब उसी में जो है सब सेक्शन 3 में दिया हुआ है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है एक्सेप्शन है, मतलब आर्बिट्ररी अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है उसके एक्सेप्शन में ये है। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर अगर मेंस में आता है तो उस तरीके का सवाल आपको से पूछा जा सकता है कि राइट टू असेंबली क्या कहता है कि आपको कहीं भी जो है आपको एसोसिएशन बनाने का हक है। तो ये सोनम वांगचुक वाले में जो है इस रिलेटेड है, क्योंकि ये भी सेकमोल करके एसोसिएशन बनाए थे। उसी तरीके से आर्टिकल 21 है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात है, ये वाला है। उसी तरीके से राइट आपका जो है 3 मंथ से अधिक जो है डिटेंशन नहीं हो सकता जब तक कि आपका जो है एडवाइजरी बोर्ड का अप्रूवल नहीं हो। ठीक है, तो दूसरा है कि आर्टिकल 22 के 5th में कहा गया है कि किस आधार पर उनको जो है अरेस्ट किया गया है वो डिटेनी को जरूर बताना है। ठीक है, अब इसमें ये जो जजमेंट हुआ ये मिला कैसा था, इसमें एक कहता है हिब्बस कॉर्पस। हिब्बस कॉर्पस आप लोग जो है पॉलिटी में पढ़े हैं कि जब किसी का जो है कोई जेल में होता है तो वो जो है वहां पर अर्जी लगा सकता है, उसका डायरेक्ट मीनिंग टू द हैव द बॉडी ऑफ होता है, यानी कोर्ट के सामने पेश किया जाता है और वो सुनवाई करके फिर उस पर जो है फैसला करते हैं। ठीक है, तो ये हिबस कॉर्पस हो गया। ठीक है, तो ये आपका यूज किया गया था उन्हीं के जो वाइफ है उनके द्वारा कि सारी बातों जो कॉन्टेक्स्ट में आपको बताई उसका यूज करते हुए। ठीक है, 6th शेड्यूल भी आपको पता होगा जो हम लोग चर्चा किए। 6th शेड्यूल क्या किसको बोलते हैं कि स्पेशल प्रोविजंस है जो कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है 4 मात्र राज्य हैं उसमें से, याद रखिएगा। ठीक है, उसमें आपका असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। इसके जो ट्राइबल एरिया को रेगुलेट करने के लिए अलग तरीके का शेड्यूल है, उसको बोलते हैं 6th शेड्यूल। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा। ठीक है, 6th शेड्यूल। ठीक है, अब इसमें होता क्या क्या है, इसमें एडीसी बनता है 6th शेड्यूल में, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनते हैं। ठीक है, हर जिला में, जिसको कि लेजिस्लेटिव पावर भी होता है, यानी कानून भी लोकली बना सकता है, प्लस जो है उसको जुडिशियल पावर्स भी होता है, यानी सुनवाई करने का भी पावर होता है। ये मैटर एक्चुअली में क्या है ना कि जो ट्राइबल्स के बीच का जो लैंड राइट्स है या जो कल्चरल जो प्रैक्टिसेस है उसको ये मतलब अच्छे से वहां पर डील किया जाता है, क्योंकि आप इन जो ट्राइबल जो पॉपुलेशन है उसमें उनके जो कस्टम कल्चर्स हैं उसका स्पेशल ख्याल जो है रखा गया। वही इनका भी रिक्वेस्ट रहता है सोनम वांगचुक का कि
आप जो मुस्लिम और बुद्धिस्ट जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो यूनिक कंपोजिशन है यहाँ पर अलग तरीके का, इसलिए उनको भी जो है आप कह सकते हैं 6 शेड्यूल में डालने की जरूरत है, ये ऐसा जो है रिक्वेस्ट या उसको लेकर प्रोटेस्ट करते रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा एनएसए के तहत जो अरेस्ट किया जाता है वो कोई सजा नहीं है, वो मात्र जो है उस क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं है, वो क्या है कि मात्र एक जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन है, यानी कोई घटना वो ना करें इसके पूर्व का जो है आपका ये स्टेप लिया जाना है। ठीक है, सबरीमाला जो टॉपिक्स है आपका केरला गवर्नमेंट शिफ्ट स्टैंड। अब देखिए इसमें क्या हुआ है कि जो केरला में जो एलडीएफ का जो गवर्नमेंट है वो पूर्व में एक्चुअली में क्या है ना कि 5 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसला किया था कि ओपन करने के लिए, यानी इसमें होता क्या था कि 50 साल सॉरी आपका जो भी 10 साल से ऊपर 50 साल के से नीचे जो महिलाएं हैं उनको सबरीमाला टेम्पल में एंट्री अलाउ नहीं था, यह कहते हुए कि उस समय जो है मेंस्ट्रुअल पीरियड में रहती है और वो उससे जो है आप कह सकते हैं कि ये मतलब पोल्यूटेड माना गया है जो मंदिर का, उस हिसाब से आप कह सकते हैं इनका पक्ष था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है डिस्क्रिमिनेशन आपका ना जजमेंट में इसको आप कह सकते हैं खारिज कर दिया और एंट्री अलाउ कर दिया था, लेकिन उसके बाद फिर से स्टे लगा हुआ है और फिर से जो है 9 जज बेंच जो है उसको सुनवाई करने जा रही है। तो ये चीजें जो है अभी न्यूज में है आपका, यानी गवर्नमेंट बोला है कि हम जो है वेरियस जो स्टेक होल्डर्स हैं उसके साथ डिस्कशन करेंगे, रिलीजियस स्कॉलर के साथ, सोशल रिफॉर्मर्स के साथ। ठीक है, ताकि जो है आपका यानी जो सालों साल से जो आपका प्रथा चला आ रहा है उसमें अगर कुछ चेंज करना है तो इस तरीके की बातें जो है आपका कही गई। बाकी हम लोग सबरीमाला जजमेंट के बारे में आपसे चर्चा कर ही दिए, उस फेमस केस है याद रखिएगा, उसका नाम है इंडियन यंग एसोसिएशन। ठीक है, ये आपका PIL फाइल किया था। ठीक है, इसी में यह जजमेंट जो है आया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ब्रिक्स मेंबर्स इन कॉन्फ्लिक्ट। अब जो है ब्रिक्स मेंबर जो है किस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट में है इसके बारे में दिया गया। अब देखिए ब्रिक्स में हुआ क्या है कि अभी जो मेंबरशिप है शुरुआत में क्या था, ब्रिक्स में सिर्फ ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका था, लेकिन अब बाद में क्या हुआ ना कि अलग अलग कंट्री ऐड हो गए, जैसे कि अभी ईरान भी एसोसिएट मेंबर है, उसी तरीके से आपका जो सऊदी है, UAE है, ठीक है, ये सब भी जो है मेंबरशिप बाद में लिए। तो क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि दो अलग अलग व्यू पॉइंट के यहाँ पर इसी ग्रुप्स के अंदर है, उसके कारण क्या हो रहा है कि ग्रुप्स के मेंबर में भी जो है कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। दिक्कत क्या है कि इंडिया भी इसको चेयर कर रहा है, तो कोई भी स्टेटमेंट निकालता है तो इंडिया आपको पता है कि नेशनल इंटरेस्ट प्लस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के तहत डिसीजन लेता है। किसी का एक पक्ष में, किसी ब्लॉक में एक पक्ष में कभी हिस्टोरिकली भी नहीं रहा, वर्तमान में भी नहीं रहा। इसके कारण इंडिया को जो भी स्टेटमेंट निकालना पड़ता है आप कह सकते हैं कि बहुत ही प्रैग्मेटिक तरीके से, बहुत ही शब्दों का चयन बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ता है, नहीं तो कुछ ऐसा शब्द रहेगा तो दूसरा कोई नाराज होगा। फिर इंडिया के लिए जो है इंडिया सभी कंट्री से अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से रिलेशन ठीक रखना चाहता है। ठीक है, तो ये है। अब जो वेस्ट एशिया में जो अलग अपोजिट कंट्री जैसे सऊदी भी है, ईरान भी है, दोनों में अपोजिट है, तो वो भी उस ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, इंडिया का प्रॉब्लम क्या है कि वो न्यूट्रल भी दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपका। ठीक है, लेकिन जो सर्टेन है वो चीजें ब्रिक्स में काम कैसे करता है वो चीजें बताते। देखिए ब्रिक्स और जो ब्रिक्स का उदय क्यों हुआ था ना कि जो वेस्टर्न का जो इंस्टीट्यूशन माने चाहे वो IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो, उसमें जो है दबदबा किधर का है, वेस्टर्न कंट्रीज का। तो इसी को काउंटर करने के लिए जो है आपका ये बनाया गया था ब्रिक्स। ठीक है, अब उसी में क्या होता है, इसको फंक्शनिंग कैसे है वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि वहां पर बीटो होता है यूनाइटेड UNSC में, यहाँ किसी प्रकार का बीटो नहीं है। यहाँ जो डिसीजन होता है वो किससे होता है, कंसेंसस से होता है। ठीक है, दूसरा जो है ब्रिक्स का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। ठीक है, यानी एक तरीके से दूसरा क्या है कि ये जितने भी कंट्री है उसके शेयर्ड इंटरेस्ट के आधार पर बना हुआ एक सॉफ्ट ग्रुप ही है। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि यहाँ अपोजिट ग्रुप है, आपका ईरान भी एक साइड में है, सऊदी भी है, UAE भी है, तो वो सहमति बनाना जो है संभव नहीं है। ऐसे में इंडिया का स्टैंड क्या रहा है, एक जनरल स्टेटमेंट इंडिया के द्वारा रिलीज किया जाता है
किसी पार्टी का नाम नहीं लिया जाता है, ठीक है। ये कहा जाता है कि वायलेंस को कंडेम करता है, ये नहीं कहा जाता है कि इराक के द्वारा किया, सॉरी ईरान के द्वारा किया गया या सऊदी के द्वारा किया, इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं, सीधा लिखा जाता है कि जो है जनरल स्टेटमेंट लिखता है कि वायलेंस जो है वो उसको कंडेम करता है और किसी पार्टी का नाम जो है नहीं लेता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ब्रिक्स में देखिए उस तरीके का भी है, जैसे आपका करंट अकाउंट डेफिसिट में अगर कमी होता है तो इंटरनेशनल स्तर पर पूर्व से जो एसोसिएशन बना हुआ था वो क्या था, आईएमएफ था। ब्रिक्स के तहत भी उसी तरीके का एक कंटीजेंसी बना हुआ है, सीआरए करके, ठीक है। जिस तरीके से डॉलर का पेमेंट स्विफ्ट सिस्टम से होता है उसी प्रकार से ब्रिक्स के अंदर भी एक ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम जो है डेवलप किया जा रहा है, ताकि जो अन्य करेंसी है उसी में भुगतान हो जाए। हम लोग एक लेक्चर पूर्व में भी लिए कि किस प्रकार से डॉलर को जो है अमेरिका के द्वारा एज ए वेपन यूज किया गया वेरियस केसेस में, ठीक है। तो ये सारी चीजें पूर्व में भी चर्चा की है, ठीक है। एक यहाँ पर इसमें एक न्यूज में आया था कि जो है एक संभल में जो एक डीएमएसपी है उनके द्वारा जो है ये इन्फोर्स कराया गया था कि एक मॉस्क में आप संख्या लिमिट कर दिया गया था कि इतना लोग एंट्री करेंगे। इसको लेकर हाईकोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि ये जो है वायलेशन है, जब तक कोई एक्ट उस प्रकार का नहीं है तब तक डीएमएसपी उस तरीके का आदेश नहीं निकाल सकते, ठीक। बाकी आप उस आर्टिकल से आप न्यूज में इतना ही है, बाकी डायरेक्ट इस पर तो क्वेश्चंस आने का सवाल ऐसा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं कि जो ये सीरीज स्टार्ट किए हैं हम लोग आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। काइंडली जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मेरा कोशिश है कि सिर्फ न्यूज नहीं बताने का, उसके पीछे का जो कंसेप्ट है वह भी बताएं। हाँ, यह संभव है कि कभी कभी जो है व्यस्तता के कारण वीडियो कभी कभी टाइम से हम लोग आपके पास नहीं पहुंचा पाते, लेकिन जब पहुंचाते हैं तो कोशिश करते हैं कि आपका कंसेप्ट के साथ आपको बताएं, ना सिर्फ आप न्यूज ना पढ़ें, न्यूज के पीछे जो तथ्य है उसको जरूर समझें। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।